भूतिया कहानी तंत्र भाग 3। इस कहानी का पहला और दूसरा भाग नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखें, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। शुरू करते हैं भाग 3। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह जिंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। दिनेश भी रो रहा था। भाई, मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसे तांत्रिक को बुलाने निकला। मॉडल के घनघोर जंगल, खूबा अंधेरा। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उसी दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बिठाकर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटके, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज की जरूरत बन गई। ये सब चीजें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज रात घिरते घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहां दिनेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर दिनेश का इलाज कराया। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी थी। मटके, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार के सामान की। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुभा देता। फिर उसी नींबू को कफन में लपेटकर एक मटके में डाल देता। दिनेश को उससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थी। पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई तो वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी बोला, तू इसे फिर परेशान करेगी। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पुजारी बोला, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का। वापस जा, लौट जा, जहां से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्र को भी उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दे दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान में गाड़ाए। ताज्जुब तो यह था, पूरा रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैर पर एक भी कांटा ना चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चलकर हम उस जंगल तक पहुंचे थे। इसके बाद दिनेश ठीक तो हो गया, पर काफी कमजोर हो गया था। इस वाक्य के बाद मेरा उन चीजों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत खराब हो गई थी। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया।
हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल में रात भर जागते थे। मैं उसके खाने का समय पर दवाइयों का ध्यान रखता था। रात में उठकर मैं देखता था दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी, ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक यह कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है।